नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्योतिष संस्कार में स्वागत है। 5 मिनट में ज्योतिष सीखें में आज जिस विषय को हम लेने जा रहे हैं वह विषय है उच्च ग्रह और नीच ग्रह कि प्रायः कुंडली में हम किस प्रकार इसका विचार कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में सबसे अच्छी खासियत ये कि आज ऊंच और नीच के इस चैप्टर को इस विषय को हम इस प्रकार समझेंगे कि ऊंच और नीच हमारे दिमाग से कभी निकले ही नहीं और हमें यह ऊंच और नीच याद करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। आप समझिए, जब भी किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो व्यक्ति का 11 नंबर जो खाना है, यहाँ से व्यक्ति इस जीवन में प्रवेश करता है और 3 नंबर से व्यक्ति इस दुनिया को छोड़ जाता है। लेकिन इन दोनों के बीच में खाना नंबर 1 आता है जो प्राय व्यक्ति का आत्मकारक है, व्यक्ति का शरीर है, व्यक्ति का जीवन है। इसीलिए खाना नंबर 1 में सूर्य को उच्च माना जाता है। सूर्य हमारा आत्मकारक भी है। जब तक आपके शरीर में आत्मा है तभी तक आप जीवित हैं। जिस दिन आपके शरीर में से आत्मा मुक्त हो जाएगी, इस 1 नंबर का कोई स्थान नहीं बचेगा। इसीलिए सूर्य को खाना नंबर 1 में उच्च का माना जाता है। जब भी किसी व्यक्ति का जन्म होगा, सबसे पहले उसको अपने माँ की ममता चाहिए होती है। जब खाना नंबर 1 में किसी व्यक्ति का जन्म हुआ तो सबसे पहले उस व्यक्ति को बड़ा करने के लिए, उस व्यक्ति की बेसिक शिक्षा के लिए आवश्यकता होती है माँ की। क्योंकि यदि माँ के आंचल का दूध उस व्यक्ति को नहीं मिला तो वह व्यक्ति ज़िंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता। इसीलिए माँ को दूसरे खाने में उच्च को माना गया है, अर्थात चंद्रमा को दूसरे घर में उच्च का माना गया है। और यही दूसरा घर हमारा बेसिक एजुकेशन भी है। जब बेसिक एजुकेशन हम कई बार प्राय पढ़ते हैं कि जो माँ होती है वह बच्चे की पहली शिक्षक होती है। अब आप समझिए पहली शिक्षक क्यों? क्योंकि दूसरे घर में चंद्रमा उच्च का होता है और किसी भी व्यक्ति के जन्म के बाद सबसे पहले उसकी माँ की आवश्यकता उसके जीवन में पड़ती है। माँ के बाद उसके जीवन में जो रोल आता है वह है गुरु का। इसीलिए गुरु को चौथे खाने में कर्क राशि में उच्च का माना गया है, क्योंकि चौथा घर हमारा एजुकेशन भी है। और जब भी हम थोड़े से बड़े हो जाते हैं, हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु की शरण में जाना चाहिए। जब आप गुरु की शरण में जाएंगे तो आपका कल्याण होगा। अब जब आप गुरु की शरण में चले गए, गुरु की शरण में जाने के बाद आप देखिए छठे घर में बुध को उच्च का माना गया है। बुध छठे घर में उच्च का क्यों? छठा घर हमारा कंपटीशन है, छठा घर हमारा शत्रु का स्थान भी है। जब छठे घर में बुध विराजमान होगा तो ऐसे व्यक्ति कंपटीशन में अपनी अकल का इस्तेमाल करेंगे। जब गुरु अर्थात किस्मत अच्छी हो और अकल आपके पास हो तो आप कभी भी किसी भी चीज़ के लिए मात नहीं खा सकते। इसलिए बेसिक एजुकेशन लेने के बाद कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे, किसके थ्रू? अपनी अकल के थ्रू। और जब आपका अकल अच्छा होगा तो आप किसी भी कंपटीशन को क्रैक कर जाएंगे। इसीलिए छठे स्थान में बुध को उच्च का माना गया। शनि को सप्तम स्थान में उच्च का दिया गया है। तुला राशि में शनि को उच्च माना गया है। 7वां घर आपका गृहस्थ है। गृहस्थ में शनि क्या है? शनि है मेहनत, शनि है परिश्रम। जब आप गृहस्थ जीवन में आते हैं तो आपको परिश्रम करना पड़ता है। आपका परिश्रम 2 गुना हो जाता है। अभी तक आप यहाँ पे थे तो सिंगल थे, आत्मकारक जो आपके शरीर में था। लेकिन जब 7वें घर की बात करेंगे, गृहस्थ की बात करेंगे, तो आपको अब डबल मेहनत करनी पड़ेगी अपने परिवार की जीविका को चलाने के लिए। अब आप देखिए उसके बाद 10वें घर में मंगल को उच्च का माना गया। मंगल शनि के घरों में उच्च का। अब आप मंगल देखिए, मंगल है पराक्रम, शरीर का पराक्रम। अर्थात जब आप कर्म क्षेत्र में जाएंगे तो आपको वहाँ ज्ञान नहीं पराक्रम की आवश्यकता है। अर्थात आपका शारीरिक बल अच्छा होना चाहिए जिसके कारण आप अपने कर्म क्षेत्र को मजबूत कर सकते हैं। 10वें घर में इसलिए मंगल को उच्च का माना गया। अब आप देखिए 12वें घर में शुक्र को उच्च माना गया है, जबकि जो 12वीं राशि है वह गुरु की है। लेकिन उच्च का कौन है?
शुक्र। अब शुक्र उच्च का क्यों? अब आप समझिए 12वां घर हमारा सोने की जगह भी है, जिसको हम बेड प्लेजर कहते हैं, और ऐसे स्थान पर शुक्र ही हमेशा उच्च हो सकता है। शुक्र का अर्थ क्या? शुक्र होता है आपका पैसा, शुक्र होता है आपका पति या पत्नी। अब आप देखिए शुक्र उच्च है 12वें घर में, तो जिसके पास भोग विलासता वही व्यक्ति कर पाएगा जिसका शुक्र हमेशा कुंडली में उच्च होगा। लेकिन ये शुक्र भी जब काम करेगा जब आपने अच्छी शिक्षा ली हो, कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया हो, समय पर परिश्रम किया हो और काम के समय कड़ी मेहनत, उसके बाद ही आपको आराम प्राप्त होता है। उच्च ग्रहों के यह नियम है, लेकिन इसी को यदि हम नीच ग्रहों में देखेंगे तो आप देखेंगे प्रायः इसका परिणाम उल्टा हो जाएगा। अब आप देखिए शनि मेष में नीच का होता है। अब आप समझिएगा यहाँ पे कि जो ग्रह अपने उच्च में बैठा है वह अपने सप्तम स्थान में नीच का हो जाता है, मतलब अपने से 180 डिग्री पे वह नीच का हो जाता है। अब यहाँ पे शनि देखिए पहले घर में नीच होता है, अर्थात जब भी किसी व्यक्ति का जन्म होगा तो वह परिश्रम नहीं करता, जन्म होते ही उसके परिवार के लोग उसका साथ देते हैं, ना कि व्यक्ति स्वयं। अब शनि जब पहले घरों में आएगा तो व्यक्ति से परिश्रम करवाएगा, अर्थात ऐसे व्यक्ति का जो जन्म है वह बहुत अच्छे घरों में नहीं होगा। विद्या के समय, पढ़ाई के समय वह व्यक्ति, मंगल क्रोध भी है, मंगल गुस्से का कारक भी है। एजुकेशन के समय उसके मन में क्रोध भावना चढ़ेगी, और जब कर्म के स्थान पर जहाँ पे हमें शिक्षा चाहिए, शिक्षा हमेशा एक नियम है कि जो पौधा या जो पेड़ में फल लगते हैं वही हमेशा नीचे झुकता है, जिसमें फल नहीं होते वह खजूर की तरह हमेशा ऊपर मिलेगा। मंगल यहाँ पे बैठा है चौथे घर में, कर्क में मंगल को नीच का माना गया है, क्योंकि मंगल परिश्रम है, मंगल अकड़ है, और अकड़ कभी भी विद्या के समय काम नहीं आ सकती। शुक्र छठे में नीच का। अब आप देखिए ना तो आपने विद्या ली, और जब आप कंपटीशन का समय आया, जब आपको उस विद्या का इस्तेमाल करने का समय आया तो आप भोग विलासता में लिप्त हो गए। आजकल प्रायः क्या होता है कि बच्चे के पास, सभी बच्चों के पास प्रायः फ़ोन आम बात हो गई है। अब ये फ़ोन क्या है? ये भी शुक्र की वस्तु है। अब जब व्यक्ति के पास फ़ोन होगा, किसी बच्चे के पास आप फ़ोन दे देंगे तो उसका दुरुपयोग या सदुपयोग दोनों उस बालक पे निर्भर करता है या उसके परिवार पर निर्भर करता है। लेकिन प्रायः देखा जाता है कि 80 से 90% जिस बच्चे को समय पर अत्यधिक सुविधाएं मिल जाएं वह बच्चा आगे कामयाब नहीं हो सकता। सूर्य देखिए जहाँ पर परिश्रम और गृहस्थ की आवश्यकता है वहाँ सूर्य आत्मकारक बन के बैठा हुआ है। आत्मकारक सूर्य अगर सप्तम में होगा तो वह नीच का कहलाता है, क्योंकि यहाँ व्यक्ति को परिश्रम चाहिए, ना कि ऑर्डर। सूर्य राजा है और राजा कभी कार्य नहीं करता, राजा हमेशा ऑर्डर देता है। तो यहाँ पे सूर्य को नीच का माना गया है। अष्टम स्थान हमारा मृत्यु का माना गया है। अष्टम स्थान शमशान है, वीरान है, और वीरान और शमशान में माँ की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि माँ की आवश्यकता हमेशा परिवार में चाहिए ताकि परिवार का कल्याण हो सके। 10वें घर में गुरु। अब आप रणभूमि में हैं और आप वहाँ ज्ञान की वर्षा करें तो शायद आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा, क्योंकि रण क्षेत्र में आपकी विद्या नहीं, आपका बल और आपका पौरुष काम देगा। जब भी 10वें घर में गुरु किसी का होता है तो वह व्यक्ति को कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके कहीं उसको फल प्राप्त होता है। अब आप देखिए 12वें घर में बुध को नीच का माना गया है। जब आपके पूरा कर्म ही ज़िंदगी का अच्छा नहीं रहा तो आपको सुख और सुविधाएं नहीं मिल सकती। उस समय आप अकल की बात करेंगे, जब आप बिस्तर पे होंगे तो आप दिमाग की बात करेंगे, और जब आप यहाँ पे दिमाग लड़ाएंगे तो अपने परिवार में कलेश जरूर करवा लेंगे। ऊंच और नीच को समझने का सबसे आसान तरीका है, अगर आपको यह जो मैंने चीज़ें बताई वह समझ में आई होंगी तो आज के बाद आप ऊंच और नीच को कभी नहीं भूल सकते। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिसने भी इस चैनल को अभी सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया है, मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय पर जो भी नई हम वीडियो बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पे आ जाए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय सीता।